हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी के बीच प्रेगनेंसी को लेकर बातें हो चुकी थी और दोनों ही बेबीज़ के लिए तैयार थे। इस बात को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। वांगजी हमेशा की तरह मॉर्निंग में लांची में अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहा था, पर इस बार कुछ अलग था। उसके अंदर से आने वाली स्मेल बिल्कुल डिफरेंट थी। जिंगी सुजुई के पास जाकर कहता है, क्या तुम भी वो स्मेल कर सकते हो? सुजुई हाँ में सिर हिला देता है। जिंगी कहता है, तुम्हें पता है ना कि इसका मतलब क्या है? इससे पहले कि जिंगी कुछ और कहता, सुजुई उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है और उससे कहता है क्लास चल रही है। जिंगी शांत तो हो जाता है, पर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। जैसे ही लेक्चर्स खत्म होते हैं, जिंगी क्लास से बाहर जाने लगता है। सुजुई उसे रोकते हुए कहता है, जिंगी तुम कहाँ जा रहे हो? ये लंच टाइम है, तुम कभी भी लंच तो स्किप नहीं करते। जिंगी कहता है, मैं सीनियर वे के पास जा रहा हूँ। सुजुई उससे कहता है, पर क्यों? जिंगी कहता है, क्योंकि ये सब उनकी गलती है। आई एम श्योर उन्होंने ही हंगुन जुन के साथ कुछ किया है। विंग उसे जिंगशी में तो नहीं मिलता, बल्कि वो लाइब्रेरी में था। उसके आसपास काफ़ी सारी बुक्स पड़ी थी और तालिस्मान पेपर्स थे, और उसके फेस से लग रहा था कि वो गहरी सोच में है। जिंगी उसके पास जाकर कहता है, तुमने क्या किया हंगुन जुन के साथ? विंग उससे कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? जिंगी कहता है, ज़्यादा भोली मत बनो। हंगुन जुन की तरफ से इस तरीके की डिफरेंट स्मेल क्यों आ रही है? विंग कहता है, ओह इस बारे में बात कर रहे हो जिंगी। अब कम से कम 9 मंथ तक तो तुम्हें हंगुन जुन से इस तरीके की डिफरेंट स्मेल आएगी। जिंगी कहता है, 9 मंथ्स? क्या तुम्हारे कहने का वही मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, यस जिंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम और सुजुई बड़े भाई बनने वाले हो। ये सुनने के बाद जिंगी तो जैसे फेंट ही हो जाता है। अब हंगुन जुन यानी वांगजी की प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके थे। वांगजी करेंटली 17 पपेट से अकेले ही लड़ रहा था। उसकी स्वॉर्ड अभी भी ग्रेसफुली हवा में उड़ रही थी, पर फिर भी जिंगी को बहुत डर लग रहा था। हंगुन जुन हाईली स्किल्ड फाइटर हैं। जेवोजुन के बाद क्लाउड रेसिस में उन्हें ही सबसे ज़्यादा हाईली स्किल्ड माना जाता है, पर अब सर्कमस्टेंसेस बदल चुके थे। हंगुन जुन बदल चुके थे। इस तरीके की कंडीशन में उन्हें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए थी। जिंगे ये सब देखकर विंग के पास जाता है, जो वहीं पास में बैठा हुआ था, और वांगजी को एक लस्ट और एडमायरेशन एक्सप्रेशंस के साथ देख रहा था। जिंगे इस वक्त उसकी शेमलेसनेस के लिए उसे किक करना चाहता था, पर अगर वो ऐसा करता तो वांगजी को बुरा लगता। वांगजी सैड फील करता और उसकी सैडनेस बेबी के लिए ठीक नहीं होती। जिंगे विंग से कहता है, हंगुन जुन को इस तरह देखना बंद करो जैसे कि तुम उन्हें खाना चाहते हो। विंग कहता है, जिंगी लगता है तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि कैसा लगता है। एक दिन तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही देखा करेगा जैसे वो तुम्हें खाना चाहता है, तब तुम जाकर समझोगे। जिंगी एक डिस्गस्टेड फेस बनाता है और उससे कहता है, आप हंगुन जुन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? विंग कहता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है लंजा सब संभाल लेगा। तभी वांगजी एक परफेक्ट हाई किक का इस्तेमाल करता है। जिंगी कहता है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है अगर उन्हें चोट लग गई तो? विंग कहता है, मुझे परवाह है, लेकिन मैं वरिड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है लंजा मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। जिंगी कहता है, हाँ उसमें तो कोई शक नहीं है। वो मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है, सीनियर वे सच में बिल्कुल इडियट हैं। पता नहीं हंगुन जुन को उनमें क्या दिखता है। हंगुन जुन को कोई भी मिल सकता था, पर फिर भी उन्होंने इस अल्फा को चूज किया, जो एक माइनर सेक्ट से था। पर उन दोनों के बीच सोल बॉन्ड है। वो एक दूसरे से जैसे कि सदियों से स्टूपिडली प्यार करते आ रहे हों। एटलीस्ट हंगुन जुन ने तो सीनियर वे को बहुत प्यार किया है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले वांगजी और वियिंग ने ऑफिशियली अपनी मैरिज के बारे में हर जगह अनाउंसमेंट कर दी थी। बड़े बड़े सेक्ट को बुलाया गया था, एक लविश बैंक्वेट रखा गया था। इन द एंड किसी भी लीडर को एक सिंगल ऑब्जेक्शन भी नहीं था। सारे माइनर सेक्ट लीडर्स और सारे 4 मैन सेक्ट लीडर्स ने मिलकर हंगुन जुन और सीनियर वे को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया था। सबको क्लियरली दिख भी गया था कि हंगुन जुन प्रेग्नेंट है, और वो इस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्टली उसके फेस पर जाकर ये बात पूछ सके। ऑलमोस्ट 400 साल के बाद पूरे क्लाउड रेसिस में वांगजी पहला प्रेग्नेंट ओमेगा होने वाला था। इस प्रेगनेंसी के बारे में सब जान चुके थे। हैरान करने वाली बात ये थी कि वांगजी उस अल्फा के बेबी को जन्म देने वाला था जिसे कल्टिवेशन वर्ड में
कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वांग जी नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ऐसे ट्रीट करे जैसे उसे प्रोटेक्टेड होने की ज़रूरत है। वो अपने सारे काम बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे वो आज तक करता आया था। पर जिंगे को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जिंगे अपने सारे दोस्तों को बुलाता है। अगले नाइट हंट पर वो उन सबसे कहता है, गाइस, हमें हंगुन जुन को फाइटिंग करने से रोकना होगा। जिजैन कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, पर क्यों? वो कितनी अच्छी तरीके से फाइटिंग करते हैं। जिंगी कहता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट शब्द नहीं कह पा रहा था। जिजैन फिर से पूछता है, वो क्या? जिंगी कहता है, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जिजैन कहता है, उन्हें भूख लगी है, हम उन्हें फाइटिंग के लिए क्यों रोकें? जिंगी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, भूख नहीं स्टूपिड, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। जिजैन कहता है, सॉरी जिंगी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जिनलिंग ब्लंटली कहता है, वो कह रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। हंगुन जुन और अंकल वे फाइनली उन दोनों ने साथ में सेक्स किया। जिंगी और सिजुई दोनों ही जिनलिंग के ब्लंट शब्दों पर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। तभी जिजैन कहता है, इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है, वो दोनों मैरिड हैं। अगर हंगुन जुन प्रेग्नेंट है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिंगी कहता है, एनीवेज पॉइंट ये है कि हमें हंगुन जुन को कैसे भी फाइटिंग करने से रोकना होगा। जिनलिंग कहता है, पर ऐसा हम कैसे करेंगे? क्या हम उन्हें किडनैप कर लें और उन्हें 9 महीने तक कहीं जाकर बंद करके रख दें? जिंगी कहता है, व्हाट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिंगी कुछ टाइम तक सोचने के बाद कहता है, जिनलिंग सीनियर वे तुम्हारे अंकल हैं। जिनलिंग कहता है, हाँ हैं। प्लीज़ टेल मी, तुम्हें ये बात आज पता चल रही है? ओ माय गॉड, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो, ये बात तुम्हें आज पता चली है? जिंगी कहता है, शट अप, मेरी पूरी बात सुनो। तुम कैसे भी सीनियर वे को कन्विंस करो कि वो हंगुन जुन को फाइटिंग करने से रोक लें। जिनलिंग कहता है, मैं क्यों, तुम कर लो। जिंगी कहता है, मैंने कोशिश की थी पर उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिनलिंग कहता है, प्लीज़ मुझे ये सबसे बाहर रखो। जिंगी कहता है, जिनलिंग तुम्हें ही कुछ करना होगा। जिनलिंग कहता है, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों मैं ये सब में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो उस बेबी की कोई परवाह भी नहीं है। जिंगी कहता है, शट अप, वो तुम्हारा कजिन है। इसी बात पर वो दोनों की दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। हमेशा की तरह सुजी उन दोनों को रोकता है। जिनलिंग वियिंग से बात करने के बाद वापस लौट रहा था। जिंगी उससे पूछता है, तो क्या बात हुई तुम्हारी सीनियर वे के साथ? जिनलिंग कहता है, मैंने बात करने की कोशिश की पर मेरे मुझसे शब्द ही नहीं निकले। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा कि जब मुझे शब्द मिल जाएं तब मैं उनसे बात करने के लिए आऊँ। जिंगी कहता है, वाओ ग्रेट, अब हम लोग क्या करेंगे? जिजैन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम हंगुन जुन की तलवार चुरा कर कहीं और रख देते हैं। जिंगी कहता है, क्या तुम्हें पता भी है, उनकी तलवार उनके एक बार बुलाने पर से ही उनके पास तक पहुंच जाती है। तभी सिजुई कहता है, हम जीवू जुन से जाकर बात करते हैं, वो कभी भी हंगुन जुन को हर्ट नहीं होने देंगे। सब लोगों को ये आइडिया पसंद आता है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें जीवू जुन से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि गुसू के बाहर एक गांव में एक अनबॉन्डेड एल्फा ने गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। वो अपनी खुद की पपेट आर्मी बनाना चाहता था, इसलिए उन सब लोगों को मिलकर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाना पड़ा। अनबॉन्डेड एल्फास बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। उनकी आत्मा अनबैलेंस्ड हो जाती है और उन्हें जल्दी से जल्दी किसी ओमेगा के साथ बॉन्ड बनाना होता है। जब वो सब लोग मिलकर उस विलेज में पहुंचते हैं तो उस विलेज को छोड़कर काफ़ी सारे विलेजर्स जा चुके थे। कुछ घर वहाँ पर एकदम टूटे हुए पड़े थे, जगह जगह खून था और हवा में गंदी स्मेल फैली हुई थी। वो लोग घर घर जाकर देखते हैं पर उन्हें कोई भी अल्फा नज़र नहीं आ रहा था। चिंगी सोचने लगता है, क्या वो लोग बहुत लेट हो गए हैं? तभी वांग जी उन सारे डिसिपल्स और वियिंग को उनके पीछे फॉलो करने के लिए कहता है। वो अपनी तलवार एक बिल्डिंग की तरफ घुमाता है जहाँ उसे कुछ फील हो रहा था। वो सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं और आखिरकार उस बिल्डिंग में उन्हें काफ़ी सारे पपेट्स नज़र आते हैं। सारे डिसिपल्स उन पपेट्स का सामना करने में लग जाते हैं। वियिंग भी तुरंत घोस्ट जनरल यानी कि वेनिंग को बुलाता है। काफ़ी सारे पपेट्स को जान से मार देने के बाद एक यंग वुमन बिल्डिंग से बाहर आती है। उसकी आंखें बहुत रेड थीं और वाइल्ड दिख रही थी। वो वुमन एक एल्फा लग रही थी, एक पावरफुल एल्फा। वो उन सारे डिसिपल्स से कहती है, तुमने हमारे टॉयज को जान से मार दिया, ये तो गलत बात है। जिंगी सोचने लगता है, उसने हमारे टॉयज क्यों कहा? तभी एक और एल्फा सामने आता है जिसके टीथ काफ़ी ज़्यादा शार्प थे।
वो अपनी अल्फा बहन से कहता है, निराश मत होइए शिजिए, आपको हमेशा से एक ओमेगा चाहिए था ना, आप इनमें से कोई क्यों नहीं ले लेती। जिंगी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। वो फीमेल अल्फा कहती है, और तुम हमसे फाइट करने वाले हो लिटिल अल्फा, तुम कितने क्यूट हो। तभी वुयिंग कहता है, सारे ओमेगास मेरे पीछे चले जाओ और अल्फास उनके आसपास एक रिंग बनाकर खड़े हो जाओ, उन्हें प्रोटेक्ट करो। सिजुई कहता है, लेकिन सीनियर वे। तभी वुयिंग कहता है, सिजुई जैसा मैंने कहा वैसा करो। सिजुई बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिंगी देखता है कि वांगजी अभी भी उन ओमेगास के पास नहीं गया था। जिंगी अब सोचने लगता है, हंगुनजुन क्यों नहीं जा रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जबकि वो प्रेग्नेंट हैं। वो फीमेल अल्फा वांगजी को देखते हुए कहती है, तो तुम भी हमसे लड़ना चाहते हो लिटिल वन, पर ये तो अनफेयर होगा ना। जिंगी कहता है, अपना मुंह बंद रखो, जिनसे तुम बात कर रही हो वो हंगुनजुन है। तभी मेल अल्फा कहता है, हाँ हम जानते हैं कि वो कौन है। वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वुयिंग वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अल्फा मेल कहता है, क्यों ना अब हम जल्दी से फाइटिंग शुरू करें, मैं बोर हो रहा हूँ। फीमेल अल्फा वुयिंग को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वांगजी से कहती है, ये तुम्हें फाइट करने दे रहा है, वो भी ऐसी हालत में। अगर तुम मेरे ओमेगा होते ना तो मैं तुम्हें कभी भी फाइट नहीं करने देती, मैं तुम्हें अपने घर पर रखती और ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखती। वांगजी उससे गुस्से में कहता है, उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। फीमेल अल्फा कहती है, बहुत दुख की बात है, तुम इतने प्रिटी हो, पर अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है। वो सेकंड अल्फा भी तलवार निकाल लेता है। वुयिंग अब अपनी सुइबियन निकालते हुए कहता है, तुम दोनों का नाटक मैंने बहुत देख लिया। एक लंबी फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो मेल अल्फा वांगजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसके स्टमक पर स्टेप कर देता है। ठीक उसी वक्त वुयिंग सुइबियन से सीधे उसका गला काट देता है। वो मेल अल्फा ग्राउंड पर लेटा हुआ था और वुयिंग की सुइबियन पर लाल खून था, पर इससे पहले डैमेज हो चुका था। जिंगी वांगजी को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, आप किस तरीके के हस्बैंड हैं सीनियर वे, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी वांगजी उससे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, पर वुयिंग कहता है, लंजा मुझे उससे बात करने दो। वुयिंग जिंगी से कहता है, जिंगी तुम मुझे किस तरीके का हस्बैंड समझते हो? क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं लंजा को कुछ भी होने दूंगा? मैंने ऑलरेडी उसके लिए प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन्स बनाने शुरू कर दिए थे, और हमारी बेबी के लिए भी, उस दिन के बाद से ही, जब से मुझे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। तुम लंजा की तरफ देखो, वो पूरी तरीके से ठीक है, चिंता करना बंद करो जिंगी। जिंगी वांगजी की तरफ देखता है तो वो सच में बिल्कुल ठीक था। वांगजी जिंगी के पास उठकर आता है और उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, जिंगी मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी और बेबी की इतनी ज़्यादा परवाह करते हो। जिंगी जो अभी भी रो रहा था वो वांगजी से कहता है, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ हंगुनजुन? वांगजी तुरंत अपने आर्म्स खोल देता है और वो सुजी और जिंगी दोनों को ही अपने पास बुलाता है। दोनों तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे टाइटली हक कर लेते हैं। सुजी भी सिसकियाँ लेते हुए कहता है, मैं बहुत घबरा गया था, थैंक गॉड आप ठीक हैं हंगुनजुन। बीजिन के सिर्फ एक ब्लो से ही फीमेल अल्फा भी ग्राउंड पर पड़ी हुई थी। वुयिंग कहता है, ऑल राइट एवरीवन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वो दिन आने वाला था जिस दिन वुयिंग की डेथ एनिवर्सरी थी। उस रात वांगजी एक नाइटमेयर से जाग जाता है। उसने फिर नाइटलेस सिटी वाला सपना देखा था, जब वुयिंग पहाड़ी से नीचे गिर गया था। वांगजी की जब आँख खुलती है तो वो सेफली अपने बेड पर लेटा हुआ था और वुयिंग उसके पास में था। 16 साल का वो दुख वांगजी अभी तक नहीं भूल पाया था। वो साइलेंटली रोने लगता है और वुयिंग को कुछ नहीं कहता। अगली सुबह दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उन्हें आज के दिन भी नाइट हंट के लिए जाना था। वांगजी अपनी रात के सपने की वजह से बहुत घबराया हुआ था, पर उसने वुयिंग से कुछ नहीं कहा था। जब वो लोग पास ही के विलेज में नाइट हंट के लिए निकलते हैं तो डीप फॉरेस्ट में जाकर वो देखते हैं कि जांग डिसिपल्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। चेंगछा और जिनलिंग भी उनके साथ थे। जिनलिंग जैसे ही सिजू और जिंगी को देखता है तुरंत उनसे बात करने के लिए चला आता है। वहीं वुयिंग भी कहता है, चेंगछा तुम यहाँ हो। चेंगछा को देखकर वांगजी को सडनली बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उस रात वुयिंग की हुई डेथ के लिए वो आज भी चेंगछा को ही जिम्मेदार मानता था। वुयिंग चेंगछा के पास जाकर कहता है, चेंगछा क्यों ना हम लोग साथ मिलकर हंटिंग करें, मैंने अपने नेफ्यू को कितने लंबे समय से नहीं देखा है,
जेंगशा मुंह बनाते हुए कहता है, तुमने लास्ट वीक ही उसे देखा था। वहीं वांग जी जेंगशा को देखकर गहरी गहरी सांस ले रहा था। वुयिंग अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है जैसे वो समझ गया हो। वो उससे इशारों ही इशारों में पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, पर वांग जी कुछ नहीं कहता। वो बस वुयिंग के हाथ को पकड़ लेता है। वुयिंग अब जेंगशा से कहता है, जेंगशा क्या तुम्हें पता है जेंगे को हमारे नेफ्यू पर क्रश है। जिनलिंग कहता है, क्या कहा तुमने, और जेंगे के कान बुरी तरह लाल पड़ गए थे। वो वुयिंग से कहता है, सीनियर वे ये क्या कह रहे हो। वुयिंग कहता है, किसी को तो ये कहना ही था ना। जेंगशा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है वेवुशन, किसके सामने क्या बात करनी है तुम्हें समझ नहीं आता। वो ऐसे मजाक में ही वुयिंग के सामने अपनी सीढ़ियाँ निकाल लेता है, पर उससे पहले ही वांग जी ने बीचन निकाल ली थी और वो वुयिंग के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई वाउंडेड बीस्ट हो। जेंगशा उसके एक्सप्रेशंस को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है और पीछे चला जाता है। वुयिंग भी वांग जी से कहता है, लंजा अपनी तलवार अंदर रख लो प्लीज़। वांग जी को तुरंत अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है। उसने वुयिंग को उसकी फैमिली के सामने एम्बैरेसिंग फील कराया। उसे इतना बुरा लग रहा था कि वो मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। जेंगशा वहाँ से जाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ वापस आओ, ये सब क्या था वांग जी। पर वांग जी उसे इग्नोर करता है। वुयिंग भी अपने बाकी सारे डिसिपल्स से कहता है कि वो लोग यहीं रहकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और पपेट्स का पता लगाएं, और वो तुरंत वांग जी के पीछे पीछे जाता है। वो लोग माउंटेन्स तक पहुंच ही गए थे। वुयिंग अब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे लंजा, अचानक तुम्हें क्या हुआ था। पर वांग जी उसे फिर से इग्नोर कर देता है। वुयिंग उससे कहता है, क्या जेंगशा ने तुम्हें कुछ कहा, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे जान से मार दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मेरा भाई है तो। वांग जी ना में अपना सिर हिला देता है। जेंगशा ने कभी भी फिजिकली वांग जी को कुछ नहीं किया था। वुयिंग कहता है, फिर तुमने उसके अगेंस्ट इस तरह तलवार क्यों उठा ली थी लंजा, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम इतने अपसेट क्यों हो गए। वांग जी फिर से उसे इग्नोर करता है और वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। वुयिंग अब उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो, पर ऐसे मुझे अवॉइड मत करो लंजा, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम इस तरह हर्ट हो रहे होते हो और मैं मदद भी नहीं कर पाता। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या हुआ है, हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे ना जो भी प्रॉब्लम है। वांग जी मन में सोच रहा था, प्रॉब्लम ये है कि मैंने सपना देखा तुम मर गए थे और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे वो सारे सीन सामने दिख रहे थे जब वुयिंग पहाड़ी से नीचे गिरा था। वांग जी आखिरकार स्लो वॉइस में कह ही देता है, आज एनिवर्सरी है वुयिंग, नाइटलेस सिटी की। वुयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओह स्वीटहार्ट, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहता जिससे तुम्हें अलोन फील नहीं होता। वांग जी कहता है, पर अगर मैं तुमसे ऐसा कहता तुम्हें सेल्फिश माना जाता। वुयिंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो तुम्हें स्पॉइल करना अच्छा लगता है। वुयिंग उसे अब कस के गले लगा लेता है और उससे कहता है, चलो घर चलते हैं, और अगर तुम्हारी बॉडी सब कुछ झेल सके तो आज रात को मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहूँगा। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। नाइट हंट ख़त्म हो जाने के बाद जब दोनों जिंगशी में वापस आते हैं, वांग जी बेड पर लेटा हुआ था। वुयिंग उसके ऊपर था। वुयिंग की सांसें वांग जी को अपनी बॉडी पर फील हो रही थी। वुयिंग वांग जी से कहता है, लंजा अब सिर्फ उस बात पर फोकस करो जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मुझे फील करो, मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर कैसा फील होता है लंजा, सिर्फ इस बारे में सोचो, जो भी तुमने रात को सपना देखा था उसे भूल जाओ। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वुयिंग के सॉफ्ट हैंड्स को अपने ऊपर वो फील कर रहा था। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। फाइनली लांग वांग जी प्रेग्नेंट है। आपको क्या लगता है वांग जी और वुयिंग के कितने बेबीज़ होने वाले हैं? और आज के पार्ट में ऑथर ने जिस तरह जिंगे का कैरेक्टर लिखा है वो सच में मुझे बहुत पसंद आया। यूजुअली हमें फ़ैन फिक्शंस में जिंगे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, पर अब लग रहा है कि सुजुए, जिंगे और जिनलिंग इन लोगों की फ्रेंडशिप को लेकर भी कोई फ़ैन फिक्शन होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।